मुंबई का माफिया अर्नव शेखावत अपनी कार में बैठे हुए खुद से बोला, नफरत है मुझे इस शिमला से, लेकिन आज फिर यहाँ आना ही पड़ा। वो अपने ख्यालों में गुम था कि तभी एक बाइक उसकी कार से टकराई। अर्नव उस बाइक वाले को मारने ही वाला था कि उसने अर्नव को धक्का दिया और एक गोली आकर उस बाइक वाले के हेमलेट पे लगी। अर्नव कुछ समझता उस लड़की ने हेमलेट उतार कर डरते हुए कहा, आखिर कोई मुझे मारना क्यों चाहता है? अर्नव बोला, रिलैक्स, वो गोली तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए थी। ये सुनते ही लड़की ने घबराकर अर्नव को देखा और वहाँ से निकल गई। अर्नव उस लड़की को देखकर बोला, तुमने अर्नव की जान बचाई जो तुम अब मेरी हो, लेकिन जिसने गोली चलाई वो अब किसी का नहीं होगा। आखिर किसने चलाई थी अर्नव पे गोली? क्या नाता है उसका शिमला से? ये लड़की कौन थी जिसे अर्नव पाना चाहता है? और कौन सी मजबूरी खींच लाई है अर्नव को शिमला में? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसे और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिमला में सुबह करीब 6 बजे सड़कों पर धुंध बिखरी थी। ठंड इतनी थी कि कोई भी अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसे में सन्नाटे को चीरते हुए सड़कों पर बाइक की आवाज गूंजने लगी। तभी अचानक बाइक सवार को रियर मिरर से कार आती हुई नजर आई। कोहरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वो कार बाइक के नजदीक आई, उसकी नजर कार की खिड़की पर टिक गई। कोई कार की खिड़की से उसकी तरफ बंदूक ताने हुए था। बाइक सवार के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने जल्दी से एक्सीलरेटर घुमाया कि तभी बाइक सामने से आ रही कार से टकरा गई। कार में से मुंबई शहर का जाना माना माफिया अर्नव गुस्से से बाहर निकला और बाइक सवार के पास जाकर उसे ढकेलते हुए बोला, साले अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? गाड़ी में बच्ची भी है, अगर उसे कुछ हो जाता तो? लेकिन बाइक सवार की नजरें कार की खिड़की से निकली बंदूक पर ही टिकी हुई थी। तभी अचानक से गोली चलने की आवाज आई और बाइक सवार ने अर्नव को कार की आड़ में ढकेल दिया। गोली उस अनजान शख्स के हेलमेट को छू कर निकल गई थी। उसने कांपते हाथों से अपना हेलमेट निकाला, तभी उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। अर्नव एक तक उस लड़की को देखता रह गया। उसने बालों को अपने हाथों से साइड किया। समंदर की तरह गहरी नीली आंखें जिनमें कोई भी डूबना चाहता हो, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। गोरी तो वो थी, लेकिन हल्का हल्का गुलाबी रंग भी था। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए कहा, मुझे जान से कौन मारना चाहता है? वो तुम्हें नहीं, मुझे मारने आए थे। तुम ठीक तो हो? अर्नव ने सहारा देकर उसे उठाते हुए कहा। अर्नव की कार के पीछे 2 कार और रुक गई थी। अर्नव के साथी अली, विशाल, शंकर भागते हुए अर्नव के पास आए। जूलिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो डर के मारे दुबक कर कार में ही बैठी रही। तभी ये लड़की मोबाइल स्क्रीन पर टाइम देखते हुए बोली, हे शिवजी, बहुत देर हो गई। माँ इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन सुनो तो। अर्नव इतना ही कह पाया था। तब तक उस लड़की ने झट से अपना हेलमेट पहना और बाइक स्टार्ट करके वहां से आंधी की तरह निकल गई। अर्नव तुरंत अपनी कार में बैठा और सोती हुई बच्ची को उसने अपने सीने से लगा लिया। अर्नव सिंह शेखावत, प्यार से या डर से सब इसे शेखावत साहब कहते हैं। अर्नव 24 साल का एक नौजवान है। गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता है। हर चीज इसे परफेक्ट चाहिए। अगर कुछ इधर उधर हो गया तो मानो किसी की शामत आई। अर्नव के परिवार में सिर्फ उसकी भांजी है सिया, जिसके लिए वो जी रहा है, वरना कब का खुद को उसने मार दिया होता। वो जो बच्ची थी वही थी सिया। अर्नव के कुछ दोस्त हैं जो उसके गैर कानूनी कामों में उसका साथ देते हैं। अली, विशाल, शंकर और जूलिया सब वापस से अपनी कार में बैठ गए। तभी आगे बैठे विशाल ने अर्नव से कहा, आखिर शिमला में कोई तुम पर हमला कैसे कर सकता है?
किसी को भी पता न चले कि हम यहाँ आए हैं, इसलिए मैंने होटल में बुकिंग नहीं करवाई, हमने रेंट पर घर लिया है। अर्नब ने चेहरे पर बिना किसी भाव के जवाब दिया। नफरत है मुझे इस शहर से। शिमला शहर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। अगर ये डील इतनी इम्पोर्टेंट ना होती तो मैं कभी यहाँ कदम नहीं रखता, लेकिन अब जब यहाँ मेरा स्वागत हो ही गया है तो इस शहर को भी मेरे पुराने जख्मों की भरपाई करनी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बाइक पे सवार लड़की जैसे ही अपनी बाइक से उतरकर मंदिर में जाकर चुपचाप से अपनी माँ जयश्री के बगल में खड़ी हो गई। जयश्री अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली, आ गई महारानी, इतना समय कहाँ लगा दिया आद्रिका? आज पापा की बरसी है ना? इस दिन तो तुम कभी लेट नहीं होती। नहीं माँ, मैं तो आपकी कैब से भी पहले आ जाती, लेकिन इतना बोलकर आद्रिका शांत हो गई। उसकी नजरों के सामने अचानक कुछ देर पहले घटी घटना घूम गई। उसने अपनी माँ को उस घटना के बारे में बताना सही नहीं समझा। कांपते हाथों से उसने आरती की थाली उठाई और बोली, पहले पूजा कर लेते हैं, बाद में इस बारे में बात करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जयश्री ने हाथ जोड़कर एक नजर आद्रिका को देखा और फिर महादेव की मूर्ति की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। आज के ही दिन तो मुझे उनकी वो काली सच्चाई का पता चला था। 15 साल पहले की वो रात अभी तक मेरी जहन में है। उस दिन अगर इतना ठोस कदम ना उठाती तो शायद मैं और मेरी बच्ची भी उन माँ बेटी की तरह। हे कालों के काल महाकाल, आपसे मैं बस एक ही चीज चाहती हूँ और वो है मेरी बेटी की सफलता। मैं जानती हूँ इस सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा कांटा कौन है। उस कांटे को कृपा करके मेरी बेटी के पैरों में चुभने ना दीजिएगा, क्योंकि वो कांटा कितना जहरीला है ये आपसे बेहतर कौन जानता है। उस कांटे के जहर से मेरा अमृत भरा प्यार खत्म होने की पूरी संभावना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूजा पूर्ण करने के बाद दोनों बाहर आए। जयश्री गरीबों में अनाज बांटने लगी और आद्रिका कंबल और कपड़े। सब कुछ बांटने के बाद दोनों माँ बेटी घर की ओर चले गए। दोनों पर्वत कॉलोनी पहुंचे। अंदर आते ही उन्हें अपनी पड़ोसन विमला मिल गई। विमला दोनों को देख बोली, अरे सुबह सुबह कहाँ से आ रही है माँ बेटी की जोड़ी? जयश्री बोली, वो मंदिर गए थे। विमला बोली, अच्छा, अरे हाँ, वो तुम्हारे घर पर ना एक पार्सल वाला आया था। ये सुनकर आद्रिका ने असमंजस की स्थिति में कहा, पार्सल वाला? उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी तो 7:30 बज रहे थे। इतनी सुबह कौन सा पार्सल वाला? विमला बोली, मुझे भी हैरानी हुई। मैंने भी उससे पूछा तो वो कुछ नहीं बोला और पार्सल पकड़ाकर चला गया। बहुत ही अजीब आदमी था। ये सब सुनकर जयश्री की धड़कनें बढ़ गई। उसने मन ही मन कहा, जिसका डर है वो ना हो जाए। महादेव, अभी अभी तो दुआ की और अभी से ही मेरी बच्ची के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। विमला ने कहा, तुम लोग घर चलो, मैं योगेश के हाथों से भेज देती हूँ पार्सल। दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया और दोनों अपने घर की तरफ चले गए। घर के अंदर आते ही आद्रिका ने कहा, इतनी सुबह कैसा पार्सल होगा? जयश्री ने कहा, तू ध्यान मत दे, तू बस अपने MBA परीक्षा की तैयारी कर। कब है अगली परीक्षा? आद्रिका बोली, 3 दिनों बाद। जयश्री ने कहा, जब तक नाश्ता तैयार करती हूँ तब तक तू ऊपर साफ सफाई कर, और हाँ, अगर तेरे कमरे में मुझे कुछ भी अस्त व्यस्त मिला ना तो देख लेना। आद्रिका सिर हिलाकर चली गई। जयश्री सरकारी स्कूल में रसायन शास्त्र की अध्यापिका है और आद्रिका शर्मा MBA के आखिरी साल में। उसकी उम्र 21 साल है। आज से उसके इम्तिहान शुरू होने हैं। आद्रिका पढ़ने के साथ साथ एक कैफे में मैनेजर का काम भी करती है। आद्रिका हर शनिवार रविवार एक अनाथ आश्रम में अपनी माँ के साथ जाती है।
आद्रिका के जाने के बाद योगेश आ गया। योगेश ने कहा, जयश्री आंटी। जयश्री किचन से निकली। योगेश के हाथ में पार्सल देख जयश्री की धड़कनें बढ़ गई। उसने एक नज़र ऊपर देखा जहां आद्रिका के कमरे का दरवाज़ा बंद था, जिसका साफ मतलब था कि वो कमरे में है। जयश्री ने जल्दी से पार्सल लिया और योगेश चला गया। जयश्री ने पार्सल अपने कमरे की अलमारी में लाकर रख दिया और एक गहरी सांस लेकर फिर वो वापस नाश्ता तैयार करने में लग गई। 1 घंटे बाद नाश्ता तैयार हुआ था। जयश्री ने आद्रिका को बुलाया। आद्रिका आई। दोनों नाश्ता करने लगे। आद्रिका ने पूछा, योगेश ने पार्सल नहीं दिया? जयश्री ने नाश्ता करते हुए कहा, किसी की शरारत थी, कुछ भी नहीं था पार्सल में। ये सुन आद्रिका ने कहा, आजकल के लोग भी ना, ऐसे भी भला कोई शरारत करता है? जयश्री इस पर कुछ नहीं बोली। दूसरी तरफ अर्नव और उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए एक छोटे से दूसरी तरफ अर्नव और उसके साथी ब्रेकफास्ट करने के लिए एक छोटे से रेस्टोरेंट में रुके। अर्नव और सिया ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अर्नव उसे अपने हाथों से खिला रहा था। अर्नव ने फिर कहा, सिया, पहले मुझे पापा कहो, तब मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा। तुम अपने पापा को बहुत मिस करती हो ना, तो आज से मैं तुम्हारा पापा बन जाता हूँ। सिया ने कहा, पापा तो मैं तब कहूँगी ना जब मम्मा आएंगी। अर्नव उसकी बात सुन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उसने अपने चेहरे के भाव बदल लिए और उसे मैगी खिलाने लगा। फिर अर्नव ने एक नज़र सिया को देखा, फिर हेडफोन उठाए और अपना फ़ोन निकाला। उसने सिया से कहा, सिया आप ये लो हेडफोन और मेरा फ़ोन और कार्टून देख लो। सिया मुस्कुराते हुए ले लेती है। जब वो हेडफोन लगा लेती है तो अर्नव अली से बोला, मैं सिया की डिमांड के बारे में सोच रहा हूँ अली। अली बोला, बॉस, सिया जो मांग रही है वो डिमांड नहीं बल्कि एक एहसास है, ऐसा एहसास जो हर बच्चा चाहता है। कौन है जो माँ का प्यार नहीं चाहेगा? अर्नव बोला, जानता हूँ यार, लेकिन तू जानता है मैं शादी नहीं करना चाहता। अली कुछ सोचकर बोला, आप एक ऐसी लड़की ढूंढ लो ना जो सिर्फ सिया का ख्याल रखे। अर्नव बोला, मतलब एक आया जो कि आशा है, और वैसे भी सिया बड़ी होकर क्या सवाल जवाब नहीं करेगी? अली ने कहा, बॉस, फिर तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन सिया भी अपनी जगह गलत नहीं है। अर्नव ने सिर हिला दिया। अली ने फिर कहा, बॉस, वैसे एक लड़की है जो सिया का ख्याल भी रख सकती है और आप उसे एक्सेप्ट भी कर लोगे। अर्नव ने कहा, कौन? अली बोला, जूलिया। ये सुनकर अर्नव ने कहा, मैं जूलिया की फीलिंग से पूरी तरह अवगत हूँ, लेकिन ये सिर्फ अट्रैक्शन है और जूलिया मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त है, उससे बढ़कर कुछ नहीं। वैसे भी एक्सेप्ट मैं करूँ या ना करूँ, सिया को करना होगा, और सिया जूली को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तू तो जानता है, जब भी जूली मेरे करीब खड़ी होती है सिया का क्या हाल होता है। अली हंसते हुए सिर हिला देता है। अर्नव जो कि अब ड्राइविंग सीट पर था और अली जो कि उसकी बगल में पैसेंजर सीट पर था से पूछा, कहाँ है ये किराए का घर? अली ने कहा, पर्वत कॉलोनी। अर्नव ने कहा, तो लगा गूगल मैप पर? अली ने सर हिलाते हुए फोन पर लगाया और उसे डायरेक्शन बताने लगा। विशाल की गाड़ी उनके पीछे थी। आधे घंटे में वो लोग पर्वत कॉलोनी पहुंच चुके थे। गाड़ियां कॉलोनी के बाहर ही पार्क करनी थी, तो उन्होंने बाहर ही लगा दी। सिया सोई हुई थी, तो अर्नव ने उसे आहिस्ता से गोद में उठा लिया। घंटों ड्राइव करने के बाद सभी की कमर पीठ अकड़ चुकी थी। अर्नव ने कहा, विशाल, शंकर और अली, तुम लोग बैग्स ले आओ। तीनों ने सर हिला दिया। तभी शंकर की नजर अर्नव की कमर पर पड़ी, जहां से उसकी जैकेट उठी हुई थी, जिस कारण उसकी बंदूक दिख रही थी। शंकर ने आगे बढ़कर उसकी जैकेट सही की और कहा, बॉस, ये मुंबई नहीं शिमला है, ध्यान रखिए। अर्नव ने सर हिला दिया।
पांचों सीधा किराए के घर की तरफ बढ़ गए। अली ने कहा, हाउस नंबर 6 है। सभी ढूंढने लगे और उन्हें घर मिल गया। विशाल ने घर की बेल बजाई। अर्नव इधर उधर नजर दौड़ा रहा था कि उसकी नजर अपने सामने वाले घर पर चली गई। हाउस नंबर 3, जयश्री भवन। वहां छत पर खड़ी लड़की धूप में खड़े होकर टाल से अपने बाल सुखा रही थी। अर्नव उसके चेहरे की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसके घर का दरवाजा खुला और वहां से विमला निकली। उसे देख शंकर बोला, जी हम लोग मुंबई से लौटे हैं, रेंट पर रहने के लिए बात हुई थी। विमला ने याद करते हुए कहा, अच्छा आइए आइए। सभी अंदर आ गए। अंदर आके सभी घर का मुआयना करने लगे। एक हॉल, एक तरफ किचन और उसी के साथ डाइनिंग एरिया। सीढ़ियों से लगकर 3 कमरे और ऊपर भी 3 कमरे थे। विमला किचन से पानी लेकर आई, उन्हें पानी दिया। फिर सभी ने अपना परिचय दिया। फिर विमला बोली, मेरा नाम विमला है, मेरे साथ मेरा बेटा रहता है। मेरे पति आर्मी में है तो घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही है। आप लोग ऊपर देख लीजिए, 3 कमरे हैं, साथ में अटैच बाथरूम। अगर खाना पीना हो तो बता दीजिएगा, उसका भी मैं कर दूंगी, लेकिन फिर पैसे भी लूंगी। खाने पीने को छोड़कर आपका 2 हफ्तों का रेंट है 6000। विशाल बोला, ज्यादा नहीं। लेकिन अर्नव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, शुक्रिया, हमारे खाने पीने की फिक्र आप ना करें। विमला ने सर हिला दिया। अर्नव ने सभी को ऊपर चलने का इशारा किया। सभी ऊपर चले गए। ऊपर एक कमरे में एक डबल बेड, दूसरे कमरे में एक डबल बेड और तीसरे कमरे में एक डबल बेड और सिंगल बेड था। अर्नव एक डबल बेड वाले कमरे में सिया के साथ चला गया। दूसरे डबल बेड के कमरे में जूलिया चली गई और तीसरे कमरे में विशाल, शंकर और अली चले गए। पांचों नहा धोकर सो गए। वहीं दूसरी तरफ 10 बजे नीचे जयश्री बच्चों के आंसर शीट चेक कर रही थी। उसने पीछे उसके गले में बाहें डाली और कहा, दूसरों के बच्चों को छोड़कर हम पर भी ध्यान दिया करे ना। जयश्री ने अपना चश्मा निकाला और शीट को साइड पर रखा। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने सामने लाकर कहा, इतनी जल्दी उठने को किसने कहा था? जानती हूँ पढ़ाई करके पक्का 4 बजे सोई होगी तू। आद्रिका ने कहा, नींद खुल गई तो क्या करती? अच्छा वो सब छोड़ो, आप मुझे नाश्ता दे दो, और आज संडे है तो अनाथ आश्रम भी जाना है। जयश्री ने कहा, अच्छा। वो उठी। आद्रिका ने कहा, वैसे क्या है आज नाश्ते में? जयश्री ने कहा, आलू के पराठे। आद्रिका बोली, बटर तो है ना? जयश्री ने कुछ सोचकर कहा, नहीं। आद्रिका खींच कर बोली, मम्मी हर वक्त यही होता है। जयश्री फ्रिज में से आटा निकालते हुए बोली, जा विमला के घर से ले आ। आद्रिका बाहर जाते हुए बोली, विमला आंटी भी सोचती होंगी, हर बार आ जाती है बटर लेने। आद्रिका ने जाकर विमला के घर की बेल बजाई। योगेश ने दरवाजा खोला और आद्रिका को अंदर आने को कहा। उसके अंदर आते ही विमला बोली, क्या हुआ आदि, कुछ चाहिए? लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलती, उनके कानों में किसी बच्ची की रोने की आवाज पड़ी। ऊपर सिया रो रही थी। अर्नव और उसका ग्रुप उठ चुका था। सिया बेड पर अकेली थी। अर्नव बाथरूम में था। अपने आप को अकेला पाकर और एक नई जगह देखकर सिया डर के कारण रोने लगी थी। सिया की रोने की आवाज सुन अर्नव जल्दी से बाहर आया। अर्नव को सामने देखकर सिया शांत हो गई। वहीं बच्ची की रोने की आवाज सुन आद्रिका ने विमला से कहा, आंटी ये बच्चे की रोने की आवाज? विमला बोली, अरे बेटा वो मुंबई से कुछ लोग आए हैं रहने 2 हफ्तों के लिए रेंट पर। आद्रिका ने सर हिला दिया। फिर उसे याद आया कि वो वहां क्यों गई है, तो वो बोली, आंटी वो बटर देना। विमला सर हिलाते हुए किचन में चली गई। ऊपर बाकी सब भी अर्नव के कमरे में चले गए। अर्नव ने उनसे कहा, यार सिया को दूध चाहिए।
जूली, जा नीचे जाकर आंटी से मांग ले और उन्हें बोल देना कि पैसे दे देंगे। जूलिया सिर हिलाकर चली गई। नीचे आते ही उसे आद्रिका मिल गई। आद्रिका को उसने स्माइल पास की तो आद्रिका ने भी स्माइल पास की। जूलिया बोली, आंटी जी कहाँ है? आद्रिका ने कहा, वो किचन। तभी विमला आ गई बटर लेकर। जूलिया को देखकर वो बोली, क्या हुआ? जूलिया बोली, वो असल में दूध चाहिए था, सिया मतलब वो बच्ची को चाहिए। विमला बोली, देती हूँ। फिर आद्रिका की तरफ रुक करके उसे बटर का पैकेट देते हुए कहा, ये ले बेटा। आद्रिका बटर ले लेती है और चली जाती है। विमला फिर जूलिया को दूध गर्म करके गिलास में डालकर दे देती है। जूलिया ले जाती है। सिया दूध पीने के बाद शांत हो गई। अर्णव बोला, गाइस रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चलते हैं। सभी ने सर हिला दिया। आद्रिका और जयश्री ब्रेकफास्ट करके अनाथ आश्रम के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ अर्णव, सिया और अपने ग्रुप के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए निकल गया। सभी एक ही गाड़ी में गए। शंकर ड्राइव कर रहा था। उसकी बगल की पैसेंजर सीट पर अर्णव अपनी गोद में सिया को लिए बैठा था। पीछे अली, विशाल और जूलिया बैठे थे। अर्णव ने कहा, शिमला भोजनालय चलो। शंकर ने सर हिला दिया। अली जैसे ही मैप में लगाने लगा, अर्णव बोला, रास्ता मैं बताता हूँ, मैं भी तो देखूं इतने सालों की यादें मेरे जहन से गई भी या नहीं। वो शंकर को रास्ता बताने लगा और वो लोग सही जगह पर थे। सभी गाड़ी से उतरे। आसपास देखते हुए अर्णव बोला, सब बदल गया है। कोई कुछ भी नहीं बोला। अर्णव ने अपने चेहरे को सख्त और भावहीन कर लिया। सिया बोली, भूख लगी है। अर्णव सर हिलाते हुए भोजनालय के अंदर चला गया। सभी उसके पीछे पीछे अंदर गए। वहीं दूसरी तरफ भोजनालय के बिल्कुल सामने एक बाइक आकर रुकी। उस पर से जयश्री उतरी और बाइक चलाने वाले ने भी जब हेलमेट उतारा तो वो कोई और नहीं, आद्रिका थी। जयश्री उतर कर बोली, कहा था ना स्कूटी ले ले, लेकिन नहीं, इसे तो स्वैग दिखाना है, बाइक लेकर। फिर अपने बाल संवारते हुए सारे बाल खराब कर दिए। तभी भोजनालय के अंदर से अर्णव की नजरें आद्रिका और उसकी बाइक पर गई। वो बड़बड़ाया, अरे ये तो वही लड़की है। इतना कहकर वो यहाँ से बाहर की तरफ भागा। तभी आद्रिका ने माँ से कहा, माँ क्यों सारे बाजार डांट रही हो? चलो अंदर, मैं बाइक पार्क करके आती हूँ। जयश्री ने अनाथ आश्रम की तरफ देखा। बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा था, जन्नत। वो अंदर चली गई। जब तक अर्णव बाहर आया तब तक आद्रिका यहाँ से जा चुकी थी। वो खुद में बड़बड़ाया, अरे यार अभी तो यही थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई ये लड़की। अर्णव ने चारों तरफ नजरें घुमाई, उसे आद्रिका कहीं नजर नहीं आई और फिर वो भोजनालय की तरफ बढ़ गया। और तभी आद्रिका पीछे की एक पतली सी गली से निकली और अनाथालय के अंदर चली आई। सभी बच्चे उन्हें देखकर उनके पास दौड़ चले आए। आद्रिका जो बैग अपने साथ लाई थी उसमें से उसने चॉकलेट निकालकर सब में बांट दी। फिर वो दोनों गार्डन की तरफ बढ़ गए। वहाँ और भी बच्चे थे, लेकिन उनके साथ एक औरत और आद्रिका की उम्र की लड़की थी। दोनों उनकी तरफ बढ़ गए। आद्रिका ने कहा, ओए मोटो। तभी वो लड़की मुड़ी। उसने मुंह बनाकर कहा, आदि मेरा नाम प्रियंका है, मोटी नहीं। आद्रिका हंसते हुए उसके गले लग गई। जयश्री भी उस औरत से मिलते हुए बोली, कैसी हो सीमा? सीमा ने मुस्कुरा कर कहा, महादेव की कृपा से सब बढ़िया। आद्रिका भी सीमा से मिली और प्रियंका भी जयश्री से मिली। फिर आद्रिका और प्रियंका बच्चों के साथ खेलने लगी और जयश्री और सीमा किचन में आद्रिका और प्रियंका के लिए कुछ बनाने के लिए चली गई। किचन में आते ही जयश्री ने दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर सीमा बोली, क्या हुआ जया, सब ठीक? जयश्री के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। जयश्री को ऐसे घबराता देख सीमा ने उसे जल्दी से पानी दिया और कहा, क्या हुआ, इतनी घबराहट? जयश्री ने पानी पिया और फिर कहा, वो आ चुका है।
ये सुनकर सीमा के चेहरे पर नासमझी के भाव थे, लेकिन कुछ पल बाद उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो बोली, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? जयश्री ने कहा, एक पार्सल आया था और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि वो पार्सल उसी ने भेजा है। सीमा माथे पर हाथ रख के बोली, हे महादेव, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे आदि की जान खतरे में है। जयश्री बोली, हाँ, जिस दलदल से मैं अपनी बच्ची को लेकर आई थी, अब लगता है कि वो वापस उसी दलदल में फंसने वाली है। सीमा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। सीमा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, जया, तुम ये मत भूलना कि आद्रिका की असलियत क्या है। उसकी पहचान, असलियत हम कभी मिटा नहीं सकते। उसकी पहचान चाहे अभी आद्रिका शर्मा है, पर ये मत भूलो ये वो पहचान है जो तुमने उसे दी है, लेकिन उसकी असली पहचान आद्रिका। जयश्री ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, जानती हूँ कि आदि की असली पहचान उससे कभी दूर नहीं जा सकती, लेकिन सीमा, जब तक हम इसे छुपा सकते हैं छुपाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को इसकी भनक भी लग गई तो। इसके आगे के शब्द उनके मुंह में ही रह गए। सीमा बोली, हमारे ऊपर देवों के देव महादेव का हाथ है जया, फिक्र ना कर। जयश्री ने सर हिला दिया। सीमा बोली, वैसे तूने पार्सल खोला? जयश्री ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने वो लॉकर में रख दिया। सीमा ने सर हिला दिया और कहा, ठीक है, मैं कल आती हूँ। तभी जयश्री बोली, कल नहीं, परसों शाम को आना, अभी आदि भी तब घर पर नहीं होगी। सीमा ने सर हिला दिया। दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट करके अर्नव सिया और अपने ग्रुप के साथ भोजनालय के बाहर निकला। सिया की नजर सीधा भोजनालय के सामने बने अनाथ आश्रम के बोर्ड पर गई, जिस पर जन्नत लिखा था। ये देख सिया बोली, मामू, ये जन्नत क्या होता है? सभी ने उस तरफ देखा। अर्नव ने कहा, बेटा, जन्नत एक ऐसी जगह होती है जहाँ सब खुश रहते हैं। सिया बोली, इसका मतलब वहाँ सब खुश रहते हैं? अर्नव ने सर हिला दिया। सिया उसका हाथ खींचते हुए बोली, मुझे वहाँ जाना है, मुझे देखना है जन्नत कैसी दिखती है, मुझे देखना है, चलो ना अंदर चलते हैं। अर्नव ने बाकी सबकी तरफ देखा तो शंकर बोला, बॉस, चल पड़ते हैं, सिया जिद कर रही है। अर्नव ने सिर हिला दिया। तभी जूलिया बोली, लेकिन अनाथ आश्रम है। अर्नव ने कहा, तो क्या हुआ, हम भी तो अनाथ ही हैं। उसकी बात सुन जूलिया ने फीकी सी मुस्कुराहट दे दी। सभी जन्नत की तरफ बढ़ गए। वो लोग जन्नत के अंदर गए। वॉचमैन उन्हें देख बोला, कहिए, किससे मिलना है? सिया बोली, अंकल, मुझे जन्नत देखनी है। वॉचमैन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बेटा, तो देख लीजिए। फिर वॉचमैन ने रजिस्टर की तरफ इशारा करके अर्नव से कहा, साहब, आप अपना नाम यहाँ लिख दीजिए। अर्नव ने लिख दिया। फिर वो लोग गार्डन की तरफ बढ़ गए। वहाँ सभी बच्चे घेरे बनाकर बैठे थे और घेरे के बीच में आद्रिका और प्रियंका बैठी थी। आद्रिका की पीठ इन सब की तरफ थी, लेकिन प्रियंका का चेहरा उनकी तरफ था। प्रियंका की जैसे ही उन पर नजर पड़ी, वो खड़ी हो गई और बोली, जी, आप लोग कौन? बच्चों ने भी उस तरफ देखा। आद्रिका ने बैठे बैठे ही प्रियंका से इशारे से पूछा, कौन है? तो उसने भी इशारे में कहा, रुक। वहीं सिया इतने सारे बच्चों को देखकर खुश हो गई और उछलने लगी। उसे इतना खुश देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अर्नव ने प्रियंका से कहा, जी, हम लोग यहाँ डोनेशन देने आए हैं। ये सुनकर आद्रिका खड़ी हो गई। वो जैसे ही उसकी तरफ मुड़ी, अर्नव की नजरें उस पर ठहर गई। आद्रिका ने जब अर्नव की तरफ देखा, जो न जाने कब से उसे देख रहा था, आद्रिका आगे बढ़ी और उसकी नजरों के सामने चुटकी बजाई और कहा, कहाँ खो गए जनाब? फिर वो धीरे से उसके पास जाकर फुसफुसाई, भूल जाना कि हम पहले भी मिले थे, समझे? मेरी माँ को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अर्नव उसकी झील सी गहरी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा दिया और बोला,
आप में। उसका जवाब सुनकर जूलिया चिढ़ गई। एक पल के लिए तो आद्रिका भी उसकी काली आंखों में खो गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और कहा, कितना डोनेशन देने आए हैं? अर्नव ने कहा, 50 लाख। ये सुनकर आद्रिका हैरानी और अविश्वसनीय नजरों से उसे देखने लगी। वहीं इतनी बड़ी रकम सुनने के बाद प्रियंका दौड़कर उसके पास आई और बोली, एक बार फिर से दोहराना। अर्नव बोला, 50 लाख। आद्रिका ने उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहा, पक्का डोनेशन देने आए हैं या फिर जन्नत को खरीदने आए हैं? अर्नव ने कहा, डोनेशन ही देने आए हैं। वैसे भी इस शहर से कुछ नहीं लेना चाहता था, लेने नहीं देने आया हूँ इस शहर में। प्रियंका बोली, वैसे इतना बड़ा डोनेशन? अर्नव ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, जो इस वक्त बच्चों के साथ हंस रही थी। मेरी बच्ची की खुशी के आगे ये 50 लाख कुछ भी नहीं है। जन्नत के कारण मेरी बच्ची के होठों पर मुस्कान आई है, तो इसलिए जन्नत को मेरी तरफ से एक भेंट। आद्रिका ने सिया को देखा और फिर घुटनों पर बैठ आकर बोली, हेलो क्यूटी पाई। सिया ने उसकी तरफ देखा तो आद्रिका ने उसे अपनी तरफ आने का इशारा किया। सिया उसके पास आई। आद्रिका ने उसके गाल को छू कर कहा, क्या नाम है आपका? सिया बोली, सिया सिंह शेखावत, लेकिन आप मुझे क्यूटी पाई कहो। ये सुनकर प्रियंका और आद्रिका मुस्कुरा दिए। फिर सिया बोली, आपका नाम क्या है? आद्रिका ने कहा, मेरा नाम आद्रिका है, आप मुझे जो चाहो वो बुला सकते हो। तभी प्रियंका नीचे बैठी और बोली, मेरा नाम प्रियंका है। सिया ने मुंह बनाकर कहा, कितने बड़े बड़े नाम हैं। आपको मैं एंजल कहूंगी क्योंकि आपकी आंखें एंजल्स जैसी हैं। फिर उसने प्रियंका की तरफ देखते हुए कहा, और आपको मैं प्रियू दीदी कहूंगी। दोनों ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। वहाँ पर जयश्री और सीमा आ गई। प्रियंका ने उन्हें बताया कि अर्नव जन्नत को 50 लाख का डोनेशन देना चाहता है, जिसे सुन वो दोनों बहुत खुश हो गई। सिया को वहाँ बच्चों के पास छोड़कर अर्नव फॉर्मेलिटी क्लियर करने सीमा के साथ उसके केबिन में चला गया। वो क्लियर करके अर्नव बच्चों के पास चला गया। अली, शंकर, विशाल और जूलिया उसके पास आए। अली बोला, बॉस सिया कितनी खुश है ना यहाँ आकर। अर्नव ने सिया को खुश देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। तभी उसकी नजर बच्चों के साथ खेलती आद्रिका पर गई। अर्नव की नजरें उस पर ठहर गई। उसके पिंक स्वेटर के साथ उसने ब्लू जीन्स पहनी थी। बालों का बन बनाया हुआ था जिसमें से कुछ लटें निकली हुई थी और उसके गालों को चूम रही थी। जूलिया ने जब उसे ऐसे खोया सा देखा तो उसकी नजरों का पीछा करके उसकी नजरें जब आद्रिका पर ठहर गईं, वो गुस्से से तिलमिला उठी। वो मन ही मन बोली, मेरे अलावा किसी और को भी कैसे देख लिया तुमने अर्नव? इस लड़की को मैं मार दूंगी। इतना बोलकर वो आद्रिका को गुस्से से घूरने लगी। अर्नव ने आद्रिका को देखते ही पूछा, आद्रिका का मतलब क्या होता है? शंकर बोला, पर्वत। तभी विशाल बोला, और बॉस आपके नाम का मतलब सागर, बिल्कुल ऑपोजिट। ये सुनकर अर्नव मुस्कुरा दिया और बोला, सागर नदी से बनता है और नदियां पर्वतों से बहती हैं। हमारा रिश्ता तो बहुत गहरा है। ये सुनकर चारों उसे हैरानी से देखने लगे। अली बोला, बॉस आपको तो किसी से रिश्ता जोड़ना नहीं पसंद। अर्नव ने उसकी बात को इग्नोर करके आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर आद्रिका को देखते हुए कहा, अली इस लड़की की जन्म कुंडली निकालो। सोचा था कि शिमला से कुछ लेकर नहीं जाऊंगा, लेकिन लगता है बिना लिए जा नहीं पाऊंगा। इतना बोलकर वो आद्रिका की तरफ बढ़ गया। वहीं उसकी बात सुनकर चारों हैरान थे। विशाल बोला, लगता है बॉस को पहली नजर का प्यार हो गया। जूलिया चिढ़कर बोली, चुप हो जाओ। तीनों ने उसे इग्नोर किया। अर्नव ने आद्रिका के पास जाकर कहा, एक्सक्यूज मी मिस। आद्रिका उसे देख उठी। अर्नव बोला, आपसे अकेले में बात करनी है। आद्रिका ने एक भौं उठाकर कहा, ना मैं आपको जानती हूँ ना आप हमें, तो क्यों चलूं अकेले में बात करने? जो भी कहना है यही कहो। अर्नव बोला, मुझे अकेले में बात करनी है तो प्लीज कोऑपरेट।
आद्रिका बोली, देखिए मिस्टर, मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं, तो जो भी कहना है यही कहिए, वरना यहाँ से खिसकिए। जयश्री गुस्सा करते हुए बोली, आदि ऐसे नहीं बोलते। इतना कहकर जयश्री और प्रियंका कुछ पेपर वर्क के लिए वहां से चले गए। आद्रिका बोली, लेकिन बाकी के शब्द उसके गले में ही अटक गए क्योंकि अर्णव ने उसे गोद में उठा लिया। आद्रिका ने गिरने के डर से जल्दी से उसके गले में बाहें डाली और कहा, ये क्या हरकत है? अर्णव ने कहा, खुद ही तो कहा था कि यहाँ से नहीं हिलोगी और बिना हिले मेरे साथ तुम अकेले में बात नहीं कर पाती। फिर अर्णव आद्रिका को गोद में उठाए ही जन्नत में बनाए एक कमरे में ले गया। वहां उसने जैसे ही उसे उतारा, आद्रिका ने सीधे उसे सीने पर हाथ रखकर धक्का दिया, लेकिन अर्णव अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। आद्रिका ये देखकर कुढ़ गई। उसने कहा, क्या बात करनी है? अर्णव ने अपनी गहरी काली आंखों से देखते हुए कहा, जो बात करनी थी वो बच्चों के सामने नहीं हो सकती थी। आद्रिका ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में देखकर वो खोने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया और नजरें उससे हटाकर कहा, ऐसी भी क्या बात है? अर्णव ने ये सुनकर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया तो आद्रिका ने अपना एक कदम पीछे ले लिया। अर्णव ने फिर से कदम बढ़ाया और आद्रिका ने फिर से कदम पीछे करते हुए कहा, दूर से कहो जो भी कहना है। अर्णव उसकी तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए बोला, करीब रहकर कहने में क्या समस्या है? आद्रिका ने पीछे कदम रखते हुए कहा, देखो तुम। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बोलती, उसका पैर पीछे बैठ के पाए से लग गया और जैसे ही वो लड़खड़ा कर गिरने लगी, अर्णव ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। आद्रिका ने झट से उसका कॉलर पकड़ लिया। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। अर्णव ने कहा, इसलिए करीब आ रहा था, तुम्हें गिरते वक्त, लड़खड़ाते वक्त थाम सकूं। आद्रिका इस पर कुछ नहीं बोली। अर्णव ने फिर आगे कहा, शादी हो गई? आद्रिका ने ना में सर हिला दिया। अर्णव ने आगे कहा, बॉयफ्रेंड है? आद्रिका ने वापस ना में सर हिला दिया। अर्णव ने आगे कहा, मंगेतर? आद्रिका ने फिर से ना में सर हिला दिया। अर्णव ने कहा, अच्छी बात है, वरना फालतू में मेरे ऊपर और एक खून का इल्जाम चढ़ जाता। आद्रिका उसे असमंजस में देखने लगी तो अर्णव ने उसके कान में होंठ सटा लिए। आद्रिका कांप उठी। वो जैसे ही उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, अर्णव ने उसे कमर से जकड़ लिया। अर्णव ने कहा, अब अगर तुम्हारा पति होता, बॉयफ्रेंड होता या मंगेतर होता तो तुम उनके करीब रहती, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो उन्हें मारना ही पड़ता ना। ये सुनकर आद्रिका की आंखें बड़ी हो गई। और हाँ सुनो, दूर मत जाया करो, अच्छा नहीं लगता। अगर करीब और नजदीक रहोगी तो खुश रहोगी और शांति भरी जिंदगी जियोगी, वरना। आगे वो कुछ नहीं बोला। आद्रिका ने कांपते होठों के साथ कहा, वरना? अर्णव ने अपना होठ उसके कान से सटाए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वरना जिंदगी में अशांति फैल जाएगी। ये सुनकर आद्रिका की आंखों में डर सा आ गया, जिसे देख अर्णव भी डर गया। उसने उसकी कमर को छोड़कर उसका चेहरा थाम लिया और कहा, देखो डरो मत, मेरा ना गुस्सा बहुत बुरा है। आई प्रॉमिस, तुम पर कभी भी आँच नहीं आने दूंगा। नाउ यू आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। आद्रिका ने कहा, अभी मिले हुए 12 घंटे भी नहीं हुए, तुम्हारी लाइफ में जरूरी हो गई, कैसे? अर्णव ने उसकी निगाहों में निगाहें डालकर कहा, कभी कभी कोई सालों रहकर भी इतना जरूरी नहीं बनता, तो और कभी कभी कोई एक सेकंड में ही बहुत जरूरी हो जाता है। आद्रिका ने भी अब उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मुझे किसी के लिए भी जरूरी नहीं बनना और मैं जरूरत नहीं ख्वाहिश बनना चाहती हूँ। अर्णव ने मुस्कुराकर कहा, अकड़, आई लाइक इट। तुम्हारी ये अकड़ भी कबूल है। और सुनो, तुम ना ऐसी पहली लड़की हो जिस पर अर्णव सिंह शेखावत का दिल आया है।
आखिरी भी तुम ही हो, क्योंकि धोखा देना मुझे नहीं आता। आद्रिका ने खींच कर कहा, अपनी ये बकवास अपने पास रखो, समझे? शादीशुदा हो, एक बच्चा, और फिर भी। अर्नव ने उसे टोकते हुए कहा, ओह हेलो मैडम, मैं सिंगल हूँ, कोई शादी वादी नहीं हुई मेरी। आद्रिका ने एक भौं उठाकर कहा, तो सिया क्या पेड़ से लटकते हुए मिली थी? तभी पीछे से आवाज आई, अर्नव। दोनों ने उस तरफ देखा तो जूलिया खड़ी थी। अर्नव और आद्रिका को इतने पास देखकर वो हैरान थी। आद्रिका ने मन ही मन सोचा, शायद ये इसकी पत्नी है। इतना सोचकर वो मंद मंद मुस्कुरा दी। आद्रिका ने अर्नव के सीने से चिपकते हुए कहा, ओह गॉड अनु, कोई हमें रोमांस भी नहीं करने दे रहा। आद्रिका की बात सुन जूलिया जहाँ गुस्से से उसे घूर रही थी, वहीं अर्नव उसकी सारी चाल समझ रहा था। उसने आद्रिका का सर अपने सीने से हटाया, जिसे देख जूलिया और आद्रिका दोनों ही मुस्कुरा दिए। लेकिन बाद में दोनों के ही चेहरे पर 12 बज गए, क्योंकि अर्नव ने अपने होंठ आद्रिका के होठों से हल्के से छुआ दिया और कहा, मुझे वैसे भी खुल्लम खुल्ला प्यार और रोमांस करने में मजा आता है। मेरी आदि। उसकी बात सुन आद्रिका चिढ़ गई और जूलिया ने गुस्से को शांत करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, अर्नव, डीलर का फोन आया है, वो हमारा वेट कर रहा है। जूलिया की बात सुन अर्नव का चेहरा सख्त हो गया। उसने आद्रिका को छोड़ दिया और जूलिया से कहा, चलो। इतना बोल वो जाने लगा, लेकिन फिर रुक गया। वो आद्रिका के पास गया। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके माथे पर होठों को लगाते हुए कहा, अपना ध्यान रखना। इतना बोल वो पीछे हटा और फिर से बोला, एक फेवर कर सकती हो? सिया को कुछ देर के लिए अपने पास रख सकती हो। उसे मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता और तुमसे ज्यादा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकता। जूलिया ने बताया कि सेम कॉलोनी है, तो सिया को तुम्हारे घर से ले लूंगा। प्लीज मना मत करना, तुम्हारे अलावा किसी और के पास नहीं छोड़ सकता। आद्रिका ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है। अर्नव ने फिर झट से अपना फोन निकाला और कहा, नंबर। आद्रिका ने मुस्कुराते हुए उसे नंबर दिया और फिर कहा, माँ का है। ये बात सुनकर अर्नव उसे घूरने लगा तो आद्रिका वहां से चली गई। जूलिया, जो कि गुस्से और नफरत भरी नजरों से आद्रिका को देख रही थी, उसने अर्नव के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अर्नव चले। अर्नव ने चिढ़कर उसका हाथ अपने कंधे से हटाया और उसे धमकी भरे लहजे में कहा, मेरे करीब मत आना, ये हक किसी और का है। इतना बोल वो वहां से चला गया। जूलिया ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, अर्नव सिर्फ और सिर्फ मेरा है, उसके करीब जाने का हक सिर्फ मेरा है, और अगर उसने वो हक तुम्हें दे दिया है तो जूलिया को छीनना भी आता है। अगर तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम ना बना दी ना आद्रिका शर्मा, तो मैं भी राजपूत नहीं। इतना बोल जूलिया वहां से चली गई। वहीं गार्डन में आकर अर्नव सिया से बोला, सिया। सिया अर्नव के पास आई। अर्नव ने आद्रिका की तरफ इशारा करते हुए कहा, आपको वो पसंद है? सिया हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, एंजल बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने सभी बच्चे को किस किया। अर्नव ने कहा, आपके नहीं किया? सिया बोली, नहीं, मेरे तो 2 किस किए। अर्नव ने नासमझी भाव से कहा, फिर? सिया बोली, उन्होंने बाकियों को क्यों किस किया? वो तो सिर्फ मेरी एंजल है। उसकी पॉजिटिवनेस देखकर अर्नव मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, बिल्कुल मुझ पर गई है। अर्नव ने सिया से कहा, कोई बात नहीं, अब आप उन्हीं के साथ रहोगे आज तो, फिर वो सिर्फ आपको किस करेंगी। सिया उछलते हुए बोली, सच्ची? अर्नव ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। सिया दौड़कर आद्रिका के पास गई, जो कि जयश्री के पास खड़ी चाय पी रही थी। वो उसके स्वेटर को खींचते हुए बोली, एंजल। आद्रिका ने उसे देखा तो नीचे झुक गई। सिया बोली, आज मैं आपके साथ रहूंगी। आद्रिका ने एक नजर अर्नव को देखा, जो उसे ही देख रहा था, और कहा, हाँ,
सिया उसके गले लग गई, जिसे देख आद्रिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अर्नब मुस्कुरा दिया और मन ही मन बोला, परफेक्ट फॉर सिया। तभी अली ने अर्नब से चलने को कहा तो अर्नब सिया के पास गया। सिया तब तक आद्रिका से अलग हो चुकी थी। उसने सिया को अपनी गोद में उठाया, उसने उसका गाल चूम लिया और कहा, मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। सिया ने सर हिला दिया। फिर अर्नब ने आद्रिका की तरफ रुख किया और कहा, इसे 2 बजे सुला देना और जब सोकर उठ जाए तो इसे चॉकलेट शेक पीना होता है। और हाँ, अगर इसे मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर देना। आद्रिका ने सिर हिला दिया। अर्नब ने फिर सिया का माथा चूमा और चला गया। आद्रिका को इतना तो एहसास हो चुका था कि अर्नब सिया से बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी भी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर वो शादीशुदा है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों। शाम के 4 बजे जयश्री और आद्रिका सिया को अपने साथ घर ले जाने लगे। जब सिया देखती है कि बाइक पर जाना है तो वो आद्रिका से बोली, एंजल, बाइक? आद्रिका ने सर हिला दिया और हेलमेट पहनने लगी तो सिया बोली, आप चलाओगी? आद्रिका ने हाँ में सर हिला दिया। आद्रिका ने जयश्री से कहलवाकर सिया को अपने आगे बिठाया। आद्रिका ने उसे हैंडल पकड़ने को कह दिया ताकि वो गिरे ना। फिर जयश्री बैठी और फिर आद्रिका बाइक को उड़ा ले गई। जो रास्ता 30 मिनट में खत्म होता था वो आद्रिका ने 20 मिनट में खत्म कर लिया। 20 मिनट में वो घर पहुंच चुके थे। जयश्री उतरी। जैसे ही सिया की नजर उस पर पड़ी वो हंसने लगी और बोली, आंटी, आपके बाल। जयश्री के सारे बाल खराब हो चुके थे। जयश्री आद्रिका को घूरने लगी। आद्रिका ने चेहरा घुमाकर कहा, सिया को नीचे उतारिए और घर का गेट खोलिए ताकि बाइक अंदर कर लूं। जयश्री ने सिया को नीचे उतारा और फिर गेट खोला। आद्रिका ने बाइक अंदर लगाई और फिर उतर गई। सिया दौड़कर आद्रिका के पास आई और बोली, एंजल, मुझे बाइक बहुत अच्छी लगी। आद्रिका मुस्कुरा दी। जयश्री ने घर का दरवाजा खोला और तीनों अंदर गए। सिया घर देखने लगी। तभी उसकी नजर घर के मंदिर पर पड़ी। उसे देख वो आद्रिका से बोली, वो क्या है एंजल? आद्रिका ने कहा, बेटा वो मंदिर है। सिया ने मासूमियत से कहा, मंदिर क्या होता है? ये सुनकर जयश्री और आद्रिका उसे अचरज की निगाहों से देखने लगे। आद्रिका ने उसके पास घुटनों पर झुककर कहा, आपके घर में मंदिर नहीं है? सिया ने ना में सर हिला दिया। आद्रिका हैरानी से उसे देखने लगी। फिर आद्रिका ने उससे उसके सैंडल उतारने को कहा और खुद भी जूते उतारे। फिर उसने सिया को गोद में उठाया और मंदिर में गई। मंदिर में जाकर आद्रिका ने खुद भी माथा टेका और सिया को भी माथा टेकना सिखाया। फिर आद्रिका ने शिव पार्वती की मूर्ति की तरफ इशारा करके कहा, ये है देवों के देव महादेव और ये है इनकी पत्नी माँ पार्वती। सिया ने सर हिला दिया। फिर आद्रिका उसे बाहर ले आई। आद्रिका ने सिया से इतना कुछ नहीं पूछा। तभी जयश्री जो कि किचन में थी वो आई। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर एक गिलास था चॉकलेट शेक का। उन्होंने वो सिया को दिया। सिया ने झट से पी लिया। फिर आद्रिका उसे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। वहाँ दोनों ने थोड़ी देर खेला और फिर सिया सो गई। उसके सो जाने के बाद आद्रिका ने उसे अच्छे से कंबल ओढ़ाया और फिर अपनी पढ़ाई में मग्न हो गई। शाम के 6 बजे अर्नब अपनी डील करके सीधा पर्वत कॉलोनी पहुंचा। सभी विमला के घर गए। फिर अर्नब ने विमला से आद्रिका के घर के बारे में पूछा और अकेला ही वहां चला गया। उसने घर की बेल बजाई तो जयश्री ने दरवाजा खोला। अर्नब को देख वो मुस्कुरा दी और उसे अंदर आने के लिए जगह दी। अर्नब अंदर आया और घर देखने लगा। जयश्री उसके लिए पानी ले आई। अर्नब ने पानी पिया और कहा, आंटी सिया। जयश्री बोली, बेटा वो ऊपर आदि के कमरे में है, तुम चले जाओ। अर्नब सिर हिलाकर चला गया।
और जयश्री किचन में। आद्रिका के कमरे का दरवाजा खुला तो अर्नव सीधा अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि आद्रिका बैठे बैठे ही सोई हुई थी, आंखों पर चश्मा, सीने पर किताब और हाथों में पेन। साइड पर ही सिया लेटी हुई थी। सिया का एक हाथ आद्रिका के पेट पर था। दोनों को ऐसे सोता देख अर्नव मुस्कुरा दिया। अर्नव ने जल्दी से फोन निकालकर फोटो खींच ली। न जाने अर्नव को क्या हुआ, अनजाने में ही अचानक उसके होंठ सोती हुई आद्रिका की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन फिर अगले ही पल वो अपना सर झटकते हुए अपने मन में बोला, माना कि मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ, लेकिन इतना भी कमीना नहीं हूँ कि लड़की को सोते समय हाथ लगाऊं। फिर बिना उसे परेशान किए वो सिया को आहिस्ता से गोद में उठाने लगा। लेकिन जैसे ही आद्रिका के पेट से सिया का हाथ हटा, आद्रिका की नींद खुल गई। आद्रिका ने जैसे ही अर्नव को देखा वो सीधी होकर बैठ गई। आद्रिका को उठा देख अर्नव बोला, सॉरी, वो सिया को लेने आया था। आद्रिका ने सिर हिला दिया। अर्नव सिया को लेकर जैसे ही वहां से जाने लगा, आद्रिका बोली, कल सुबह 8 बजे कॉलोनी से 100 मीटर दूर शिव मंदिर पर मिलिए। अर्नव ने एक नजर उसे देखा और फिर सिर हिलाकर चला गया। अर्नव नीचे आया तो जयश्री बोली, बेटा डिनर कर लो। अर्नव ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं आंटी, होटल में टेबल बुक किया हुआ है, अब बस वहीं जाएंगे। जयश्री कुछ नहीं बोली। अर्नव सिया को लेकर चला गया। वहीं अर्नव के जाने के बाद आद्रिका ने किताबों को एक तरफ किया और फिर कंबल ओढ़कर लाइट बंद करके सो गई। अर्नव को याद आया कि वो अपना मोबाइल तो ऊपर ही भूल आया था। उसने सिया को वहीं सोफे पर लेटा दिया और मोबाइल लेने ऊपर चला गया। कमरे में सन्नाटा पसरा था। हल्की सी रोशनी बाहर खिड़की से छन कर आ रही थी और उसमें आद्रिका का चेहरा चमक रहा था। अर्नव ने देखा कि आद्रिका चश्मा पहनकर ही सो गई थी तो उसकी हंसी छूट गई। अर्नव ने अपना मोबाइल उठाया और फिर वो धीरे से आद्रिका का चश्मा निकालने लगा। तभी अचानक से आद्रिका ने उसका हाथ थाम लिया। अर्नव शॉक्ड रह गया। आद्रिका ने अर्नव का हाथ अपने सीने से चिपका लिया, जिस वजह से अर्नव के शरीर में अचानक से सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी से अपना हाथ खींचा और आद्रिका की तरफ बिना देखे ही वहां से चला गया। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।